हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग क्लास 10th की तैयारी बेस्ट कर रहे होंगे और लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम का समय आ गया है तो आप लोग और तेज़ी से मेहनत कर रहे होंगे। इसी टाइम 90% से ज़्यादा मतलब 90 प्लस साइंस के अंदर लाने के लिए साथियों आज मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। आज मैं टॉप 30 क्वेश्चंस ऐसे बताने वाला हूं जो कि साथियों इतना तैयार कर लोगे तो एमसीक्यू भी आपका तैयार हो जाएगा और साथ में आपका एमसीक्यू के बाद जो कि क्वेश्चंस होते हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। और 90 प्लस साथियों 90 प्लस मेरी गारंटी है विज्ञान के अंदर आपका आएगा, लेकिन जब आप बेहतर तैयारी करेंगे तब आप आएगा। आइए क्लास 10th विज्ञान का ये पेपर आज मैं आपको बताने वाला हूं और 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की। साथियों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। मेरी पूरी गारंटी साथियों जो मैं बताता हूँ उसको एग्जाम में अप्लाई कीजिए, एग्जाम आपका क्लियर होगा, बेस्ट से बेस्ट होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, समीकरण देकर समझाइए। ये सवाल लगभग 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अगर आप साथियों विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डाल के लिखेंगे, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे और उन दोनों के अंदर क्या देंगे, समीकरण। मेन क्या यहाँ पे साथियों मेंशन कर दिया, समीकरण। अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो ये 4 नंबर आपको पूरा मिलेगा, अन्यथा शायद आपको 2 नंबर ही मिले। तो अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से देना सीखिए और पूरा क्वेश्चन का जवाब देना सीखिए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कोई कठिन चीज़ नहीं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में को लेकर चला जाता है। द्विविस्थापन की में क्या होता है, 2 साथियों भाग जाते हैं। यही बस, इसको थोड़ा आप डिक्लियर कर लीजिए, अक्षर तैयार कर लीजिए साथियों, ना डिक्लियर होना कोई गलत बात नहीं है साथियों। आइए आगे। प्रश्न संख्या 2 है आपका, अपचयन तथा उपचयन को उदाहरण देकर समझाइए। साथियों अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इस क्वेश्चन से हर साल क्वेश्चन आते हैं साथियों। एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा हेडिंग है साथियों जैसे कि आपका सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों बन जाते हैं साथियों। उदाहरण का मतलब ये हुआ कि समीकरण भी बताना है और ऐसा समीकरण बताना है कि जिसमें अपचयन और उपचयन हो साथियों, अलग अलग बताना है, तभी तो भैया ये 4 नंबर आपके मिलेंगे। अब जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा साथियों 4 नंबर के आसपास ही आपके स्कोरिंग होंगे, क्योंकि साथियों जब पहले एनसीईआरटी नहीं लागू हुआ था, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो आपके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। बट अब साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न 20 हो गए हैं साइंस के अंदर ही नहीं, पूरे साइंस बैकग्राउंड के अंदर सभी सब्जेक्ट में। तो अब जो ये साइंस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो सीक्वेंस क्या होता है, 4 या 6 के होता है। 4 या 6 के होते हैं साथियों। 4 के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। निश्चिंत रहिए, जो मैं आपको बताऊं उतना तैयार करके जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आइए अगले क्रम की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, ताजे दूध के पीएच का मान 6, कि इसको मैं हैंडरलिंट कर दिया हूँ कि पीएच मान 6 होता है। ये आप सभी को पता है, ताज़ा दूध होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। सवाल ये पूछ रहा है कि भैया अगर ताजे दूध का पीएच मान 6 है, अगर उसको दही बना दिया गया, दही बन गया, दही में बदल गया, तो उसका पीएच मान क्या होगा, इसको समझाना है कि कैसे उसका पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा क्यों होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे और इस प्रश्न को तैयार करके जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। अब मैं आपको यहाँ पे एक और साथियों सजेशन देना चाहूँगा कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा दोनों की बनाने की विधि भी तैयार करके जाओ। क्या तैयार करके जाओ, बनाने की विधि भी तैयार करके जाओ और इसके उपयोग भी तैयार करके जाओ, जिससे कि अगर इस हेडिंग से कोई भी क्वेश्चंस आ जाए साथियों तो आप छोड़कर एग्जाम में ना आए साथियों, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आपका पिछला 1 साल का समय लगा है साथियों इस परीक्षा के तिथि को लाने में, इस परीक्षा के तिथि को आने में, इंतजार करने में। तो ये समय आपका दोबारा नहीं आएगा। मेहनत करिए, अर्थक मेहनत कीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम निश्चिंत रहिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
तैयार करके चाहिए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अपने आप ने तांबे के मलिन, मलिन मतलब साथियों या मलिन मतलब होता है गंदे, बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। सवाल ये पूछ रहा है कि अगर हम इमली और नींबू से खट्टे पदार्थ है ना साथियों, तो खट्टे पदार्थ से हम मलिन बर्तन और तांबे के क्यों साफ हो जाते हैं, इसको समझाना है। अब जो पेपर एनसीईआरटी बनाते हैं साथियों, ये कोई सीधा क्वेश्चंस नहीं पूछती है, आपसे तिरछा क्वेश्चन पूछती है, लेकिन जवाब उसका सीधा ही देना है आपको। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 6, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। सवाल ये पूछ रहा है भैया कि जो लोहे पे जंग लग जाती है, हम मूर्छा बोलते हैं, क्या बोलते हो, मूर्छा। तो मूर्छा से कैसे लोहे को बचाया जा सके, ये 2 तरीके बताने। कितने तरीके बताने, 2 तरीके बताने हैं। आई होप अभी तक जो मैंने क्वेश्चन 6 बताए हैं उसको आप अच्छे से समझे होंगे और अपने नोट्स बुक में लिख लिए होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है आपका, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर आधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब जब आधातुओं को हम लोग ऑक्सीजन के संग अपक्रिया कराते हैं तो किस प्रकार का ऑक्साइड बनता है, किस प्रकार का ऑक्साइड मिलता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, इसके बारे में आपको बताना है। विथ रिएक्शन आप करते हैं तो नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ये पूछ रहा है साथियों कि हम कैसे विभेद करेंगे, कैसे अंतर करेंगे कि कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके लिए साथियों हमें एक परीक्षण बताना है, एक हमें कुछ ना कुछ एक नुस्खा बताना होगा कि कैसे हम परीक्षण करके पहचानेंगे। ये आप जरूर तैयार करके जाइए। ये आपका एमसीक्यू भी इससे बन जाता है कभी कभी, और इससे सब्जेक्टिव तो कन्फर्म ही बनता है साथियों। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अपक्रिया लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताइए, साथ में ये भी आपको बताना है कि रासायनिक अपक्रिया लिखना है। रासायनिक अपक्रिया कब लिखना है, जब जल के संग अपक्रिया कराई जाती है। देखिए ये क्या है, इसकी रासायनिक गुण है साथियों। रासायनिक गुण से क्या होता है साथियों, आपके 1 से ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं साथियों। जरूर लिखिए, आपका एमसीक्यू भी तैयार होता जा रहा है, साथ में अगर आप सब्जेक्टिव तैयार करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। साथियों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये प्रीवियस क्वेश्चन पिछली बार कई सालों में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लीजिए। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना है, विधि नहीं लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण आप बता देंगे तो आपका नंबर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं अलर्ट कर रहा हूँ साथियों, सवाल में जितना पूछा जाए उतना ही बताने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं बताना है आपको, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। उतना बताने से आपके स्कोरिंग बढ़ने के चांसेस रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, 11 में कुछ टिप्पणियाँ आपको लिखनी होंगी, संक्षिप्त टिप्पणी, सभी के बारे में आपको कुछ बताना है। 1 नंबर है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। नंबर भी है हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया। दहन अपक्रिया क्या है, यह रासायनिक गुण है साथियों, क्या है, रासायनिक गुण के अंदर आता है। फिर सी नंबर साबुन के बारे में आपको बताना है, साबुन की टिप्पणी लिखनी है, हो सके तो रिएक्शन जरूर लिखिएगा। रिएक्शन लिखने से नंबर बढ़ जाते हैं, इस बात को भी याद रखिए। मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिए और अप्लाई कीजिए एग्जाम में। मैं कहता हूँ 100% की मेरी गारंटी है, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अच्छा स्कोर होगा और हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलेंगे भैया एग्जाम से। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। मतलब जो पादप है, जो पेड़ पौधे होते हैं साथियों, उनमें जल और खनिज लवणों का वहन मतलब उन तक कैसे पहुंचता है, उनके नसों तक, उनके पत्तियों तक, उनकी जड़ों से लेकर उच्च लताओं तक
तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, समजात एवं समरूपी अंगों के एक एक उदाहरण देकर समझाइए। समजात एवं समरूपी अंग क्या क्या होते हैं, इनके उदाहरण आपको देने हैं और समझाना है कि किस प्रकार के ये अंग होते हैं और हमारे जीवन में ये कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं सर्कल में डाल रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हेडिंग्स साथियों। आज क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या है, मतलब उत्पाद क्या है, उपोपाद क्या है। सी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है साथियों, स्वपोषी पोषण क्या है के लिए आवश्यक परिस्थितियां, मतलब स्वपोषी पोषण अगर हमें चाहिए तो कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिन कारण से हम स्वपोषी पोषण पा सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाली कमियों के हमारे शरीर के बारे में बताना है। मतलब अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन आरबीसी क्या होता है साथियों, आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा साथियों, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म नाम होता है। एक होता है डब्ल्यूबीसी, कभी कभी डब्ल्यूबीसी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दोनों तैयार करके जाओ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों साथियों हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके लाभ और इनके हानि दोनों आप तैयार करके जाइए। इनकी कमी के कारण होने वाले रोग के बारे में भी पढ़ के जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानिए साथियों। 100% की मैं गारंटी क्यों ले रहा हूँ, पिछले कई साल लगभग 5 साल से भी ज़्यादा मैं लोगों को सजेशन देते आ रहा हूँ कैसे उनको पेपर करना है। और एक ही सब्जेक्ट, मैं तो साइंस का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगा जिससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं बताऊंगा, लेकिन साइंस आज आपके सामने, साइंस के लिए मैं जाना जाता हूँ अपने एरिया में। तो साथियों याद रखिए, साइंस के मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बात मानिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, मनुष्य में दोहरा पर वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जो मैं आज 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ना साथियों, ये सब इंपॉर्टेंट है। 30,000 करके जाओ, पूरा पेपर क्रैक करके आओगे, विश्वास करिए। तो मनुष्य में दोहरा प्रसंचरण, ये जो ये हेडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोहरा प्रसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक। देखिए मैंने बोला आवश्यक है, इससे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो बाद में होगा, लेकिन हमारे शरीर के लिए दोहरा प्रसंचरण वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है। अभी तक हमारे 16 हेडिंग तैयार हो चुकी हैं, 16 हेडिंग मैंने आपको बता दिया है। अगले कुछ हेडिंग और मुझे बताने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। सभी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लगे रहिए, बने रहिए हमारे संग वीडियो के अंत तक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। आप सभी को पता है कि जनन होने की 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। लेकिन साथियों अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, लैंगिक जनन से हमें क्या फ़ायदा है, इसको इस क्वेश्चन में बताना है। मेन टारगेट इस पे नहीं किया है एग्जामिनर ने, मेन टारगेट लैंगिक जनन पे, ये इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। लिंग गुणसूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस पे कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है और कभी कभी साथियों बताने लगता है कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण हमारे मानव जीवन में होता है, उसको भी आपको समझाना होता है। तो तैयार करिए अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये कारण बोलते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। गर्भ निरोधक साथियों मतलब गर्भधारण ना हो, ये युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है या बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, ये सब इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके ऊपर आप अच्छे से पढ़ के जाइए, जरूर आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मेंडल ने जो प्रयोग किया है, जो उपयोग किया है कुछ चीज़ों के ऊपर, तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के बारे में आपको बताना है और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों अच्छे से
एग्जाम में तैयार करके जाइए। जो भी मैं बता रहा हूँ उससे MCQ भी आने के चांसेस हैं और क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं साथियों। इस वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं मेंशन कर दिया हूँ, तो उसको अभी तक नहीं बताया हूँ तो लास्ट तक बताऊँगा, इसलिए अभी तक वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, संतत में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। इसका मतलब ये हुआ साथियों, सवाल ये पूछ रहा है कि जो नर और मादा है इनके अंदर जो जनन होता है, संतान की उत्पत्ति जो होती है, वो किस प्रकार से आनुवंशिक योगदान बराबर बराबर भागीदारी दोनों की होती है, ये हमें समझाना है। अभी तक आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री खत्म हो गया साथियों। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो फिजिक्स का बताऊंगा, और ये बात यार मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ बात और मेंशन करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी आपको क्या न्यूमेरिकल्स नहीं बताने वाला हूँ। बेगी क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स की ढेर सारी वीडियो मैं पहले से बना दिया हूँ, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी को जाके देख लीजिए। और चैनल पे जाके साथियों प्लेलिस्ट तैयार है, साइंस की एक स्पेशल प्लेलिस्ट 2024 के लिए एग्जाम के लिए, वो पूरी प्लेलिस्ट साइंस की है। किसकी है? साइंस की। अगर वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं, मेरी पूरी 100% की गारंटी है साथियों, उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। इतना मैंने न्यूमेरिकल करवा दिया है। इससे पहले भी मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको साइंस के ऊपर दे दिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार देखिएगा जरूर साथियों। सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ और पहले भी बता चुका हूँ। आज मैं आपको रिकॉल कराने के लिए फिर से बता रहा हूँ, इसलिए जरूर देखिए उस प्लेलिस्ट को। देखने से आपके पूरा पेपर क्रैक हो जाएगा साइंस का साथियों। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियम भी लिखिए। सवाल जितना पूछे उतना जवाब आपको जरूर देना है। पहला आपको प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन लिख देना होगा, उसके बाद इनके नियमों को भी बता देना है। इससे आपको क्या होंगे, 4 नंबर तैयार हो जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं। ये दो क्वेश्चन 23 नंबर 24 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि आज आपके जीवन में साथियों बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो इन दोनों से होती हैं। पहला सवाल आपके मन में कभी उठता जरूर होगा कि लास्ट रात में साथियों तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसको भी समझाना है एग्जामिनर को कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्यों 24 नंबर में बताना है। मानव नेत्र में होने वाले दोषों का वर्णन 4 नंबर में आएगा। मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं उनका वर्णन करना है साथियों। 4 नंबर अगर आपको चाहिए तो इसको तैयार कर लो। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 क्या है, कुछ हेडिंग से इनको आपको स्पष्ट करना होगा। लिखा है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। जो हम लोग घरेलू बिजली होती है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसका बी नंबर है, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। विद्युत के जो साथियों हम संचारण करते हैं उसमें कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है और बताना है। कुछ प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। लघुपतन साथियों एनसीईआरटी में ही है, इस बात को याद रखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन से एनसीईआरटी को मजाक मत लीजिए। एनसीईआरटी को जिसने मजाक में लिया उसका मजाक ही बन गया साथियों। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा को निर्धारित करने वाले या करने वाला नियम लिखिए। मतलब जो सूत्र होता है F बराबर IBL sin थीटा। ये सूत्र साथियों किसने दिया, ये सूत्र किस नियम पर आधारित है, इसके बारे में आपको लिखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, जो हमारा पर्यावरण है। एक ही क्वेश्चन हमारे पर्यावरण से आता है लिखने के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्टिव एक ही आता है, ऑब्जेक्टिव में शायद 2 या 1 पूछता है, वो भी आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत जो साथियों ओजोन का सूत्र होता है O3, जो ये लेयर है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है और साथियों इससे
हमारे वातावरण पे भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है और बचाव भी होता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कभी कभी निबंध भी आता लिखने के लिए हिंदी में, तो इसको तैयार कर लो साथियों। हिंदी और साथियों साइंस दोनों में ये काम करेगा। कभी कभी साथियों ये आपके एसएसटी में भी पूछ लेता है, तो उसमें भी ये काम कर जाएगा साथियों। तो आई होप जो मैंने आपको 28 क्वेश्चन, इसके अंदर कम 30 क्वेश्चन हो गए हैं जो मैंने आपको बताया है, अच्छे से तैयार करेंगे और एग्जाम में अच्छा करके आएंगे साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो भी आपके चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके देख लो, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप तैयार करिए और आई होप आप लोग बेस्ट करेंगे। और लास्ट में एक वीडियो और मैं लेकर आऊँगा अंतिम प्रहार के नाम से। क्या नाम होगा? अंतिम प्रहार। लगभग 1 घंटे की वीडियो रहेगी साथियों, लगभग 1 घंटे की वीडियो रहेगी, पूरा कंटेंट रहेगा। उस वीडियो को जरूर देकर एग्जाम में जाइएगा। और लास्ट वीडियो वो रहेगी साइंस के ऊपर। उसके बाद में इस 2024 सेशन के अंदर कोई वीडियो साइंस का नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम साथियों कब है आपका? 29 है। और वीडियो कब आएगी साथियों? वो 26 तारीख को। कब? 26 तारीख को शाम को वीडियो आएगी, इस बात को याद रखिएगा। मैं आज तारीख भी बता रहा हूँ, 26 फरवरी शाम 7 बजे वीडियो आ जाएगी। 1 घंटे की लमसम वीडियो रहेगी। पूरा समय निकाल कर एक एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। उस 1 घंटे में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे साथियों, तो मेरा गारंटी है कि आपका एग्जाम बेस्ट से बेस्ट जाएगा साइंस का, जो कि 29 फरवरी को होने वाला है। 27 फरवरी को साथियों मैथ का पेपर है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं साथियों 25 फरवरी का डेट मैं आपको बता रहा हूँ। 25 फरवरी को मैथ के ऊपर महा मैराथन क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। जय हिंद, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।